आइन जालूत, वो जंग जिसने इस्लाम को बचा लिया और ममलूक भी मुकाबला मंगोल। 13वीं सदी में एशिया की विसतों से एक ऐसा खौफनाक तूफान उठा जिसने पूरी दुनिया को लर्जा कर रख दिया। ये तूफान बारूद या आग का नहीं था, बल्कि इंसानों का था, जिन्हें मंगोल कहा जाता था। जहां से ये लश्कर गुजरता, वहां सिर्फ जली हुई जमीन, तबाहशुदा शहर और खामोश कब्रें बाकी रह जाते। मंगोलों का नाम सुनकर ही शहर बगैर लड़े हथियार डाल देते थे, क्योंकि वो सिर्फ जंग नहीं लड़ते थे बल्कि नस्लें मिटा देते थे। मंगोल कबाइल को एक ताकत में बदलने वाला शख्स चंगेज खान था, जिसने जंग को अपना अकीदा बना लिया था। उसके नजदीक रहम, कमजोरी और खौफ सबसे बड़ी फतह था। चंगेज खान के बाद उसके जानशीन उसी रास्ते पर चलते रहे और मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत बन गई। उनके हमलों का मकसद सिर्फ जमीन हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसी दहशत कायम करना था जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। सन 1258 में मंगोल सरदार हलाको खान ने बगदाद पर हमला किया। बगदाद, जो इस्लामी दुनिया का दिल, इल्म व दानिश का मरकज और खिलाफत अब्बासिया का पाए तख्त था, चंद दिनों में खाक में मिला दिया गया। कुतुब खाने जला दिए गए, उल्मा कत्ल कर दिए गए और दजला का पानी इल्म के सफहात और इंसानी खून से स्याह हो गया। उस दिन अब्बासी खिलाफत का खात्मा हो गया और पूरी मुस्लिम दुनिया पर मायूसी का साया छा गया। बगदाद के बाद मंगोलों का तूफान रुका नहीं। शाम के शहर एक एक करके गिरने लगे। हल्ब, दमिश्क और दीगर इलाके मंगोलों के कदमों तले आ गए। हर कामयाबी के साथ मंगोल खुद को नाकाबिल शिकस्त समझने लगे। अब उनकी नजरें मिस्र पर थीं, क्योंकि अगर मिस्र फतह हो जाता तो मक्का और मदीना भी महफूज न रहते। इस्लाम का आखिरी मजबूत किला खतरे में था। उसी वक्त मिस्र में ममलूक हुक्मरान थे। ये वो लोग थे जो कभी गुलाम थे, मगर सख्त तरबियत और फौलादी नज़्म व ज़ब्त ने उन्हें बेहतरीन सिपाही बना दिया था। दुनिया उन्हें कमज़ोर समझती थी, लेकिन हकीकत में वो जंग के लिए पैदा किए गए इंसान थे। उनका सुल्तान सैफुद्दीन क़त्स खुद मंगोलों के जुल्म का शिकार रह चुका था और वो अच्छी तरह जानता था कि अगर आज मंगोलों को न रोका गया तो कल कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। जब मंगोलों के सफ़ीर मिस्र पहुंचे और धमकी दी कि अगर इताअत कबूल न की गई तो अंजाम बगदाद जैसा होगा, तो दरबार में खामोशी छा गई। लेकिन सुल्तान क़त्स ने खौफ के आगे झुकने के बजाय तारीख का सबसे जुरातमंदाना फैसला किया। उसने मंगोल सफ़ीरों को कत्ल करवा दिया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि मिस्र सर नहीं झुकाएगा। ये फैसला मामूली नहीं था, ये जिंदगी और मौत के दरमियान एक लकीर थी। अब सवाल ये था कि क्या गुलामों की ये फौज दुनिया की सबसे खौफनाक ताकत का मुकाबला कर सकती है? क्या मंगोलों का नाकाबिले शिकस्त होने का गुरूर टूट सकता है? इस सवाल का जवाब मिलना था फ़लस्तीन की एक वादी में, जिसे तारीख ऐन जालूत के नाम से जानती है। मंगोल सफ़ीरों के कत्ल के बाद मिस्र में ये बात सब पर वाज़ेह हो चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं रहा। सुल्तान क़त्स जानता था कि ये फैसला मंगोलों को मजीद मुश्ताल करेगा, मगर उसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर खौफ के आगे सिर झुका दिया जाता तो इस्लाम की बची खची ताकत भी खत्म हो जाती। इसीलिए उसने पूरे मिस्र में ऐलान करवाया कि अब ये जंग सिर्फ सल्तनत की नहीं, बल्कि ईमान और बका की जंग है। क़त्स ने फौरन फौज की तैयारी शुरू कर दी। ममलूक सिपाही आम फौजी नहीं थे, वो बचपन से जंग के लिए तैयार किए गए इंसान थे। घड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। हर सिपाही नज़्म व ज़ब्त की जंजीर में बंधा हुआ था और हुक्म मानना उसकी फितरत बन चुका था। मगर उसके बावजूद मंगोलों के मुकाबले का तस्वुर भी खौफ पैदा कर देता था, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें खुले मैदान में शिकस्त नहीं दे सकी थी। मंगोल लश्कर अपने उसी दौरान सुल्तान क़त्स के साथ एक और अहम किरदार उभर कर सामने आया, जिसका नाम तारीख ने सुनहरी हरूफ में लिखा। ये था रुकनुद्दीन बेबरस। बेबरस एक ज़हीन सिपह सालार, माहिर घड़सवार और जंगी चालों का उस्ताद था।
उसने मंगोलों के लड़ने का अंदाज देखा था और वो जानता था कि ताकत के जोर पर उन्हें शिकस्त देना नामुमकिन है। उनके खिलाफ सिर्फ अक्ल, सब्र और हिकमत अमली ही कारगर हो सकती थी। ममलूक क़यादत ने फैसला किया कि मंगोलों का मुकाबला खुले मैदान में नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें एक ऐसे मकाम पर लाया जाएगा जहां उनकी ताकत कमजोर पड़ जाए। फलस्तीन की वादी ऐन जालूत को इस मकसद के लिए मुंतखब किया गया। ये इलाका पहाड़ी रास्तों, घाटियों और तंग मैदानों पर मुश्तमिल था, जहां मंगोलों की तेज रफ्तार घड़सवार फौज पूरी तरह अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ मंगोल लश्कर अपने गुरूर में डूबा हुआ था। बगदाद और शाम की फुतूहात के बाद वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगे थे। हलाकू खां अगरचे उस वक्त मरकजी लश्कर के साथ मौजूद नहीं था, मगर उसका नायब कुतबगा मंगोल फौज की क़यादत कर रहा था। कुतबगा एक सख्त दिल और निडर जर्नेल था जो ममलूकों को मामूली ताकत समझता था और उन्हें चंद घंटों में कुचल देने का निशान रखता था। मंगोल फौज फलस्तीन में दाखिल हुई तो उसके कदमों के साथ खौफ भी फैलने लगा। मकामी आबादी शहर छोड़कर भागने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक और बगदाद उनका इंतजार कर रहा है। मगर उस बार हालात मुख्तलिफ थे। उस बार मंगोलों के सामने ऐसी फौज खड़ी थी जो भागने के लिए नहीं बल्कि मरने और मारने के लिए निकली थी। जब दोनों लश्कर ऐन जालूत के करीब पहुंचे तो फजा में एक अजीब सा सकूत छा गया। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। ममलूक सिपाही जानते थे कि अगर वो हार गए तो सिर्फ मिस्र ही नहीं बल्कि पूरा इस्लामी आलम मंगोलों के कदमों तले आ जाएगा। यही सोच उनके दिलों में खौफ के बजाय आग भर रही थी। बेबरस ने अपनी हिकमत अमली पर अमल शुरू किया। उसने एक हिस्से को आगे भेजा और बाकी फौज को पहाड़ी रास्तों में छुपा दिया। मंसूबा ये था कि मंगोलों को हमले पर उकसाया जाए, उन्हें अंदर खींचा जाए और फिर अचानक चारों तरफ से वार किया जाए। ये एक खतरनाक चाल थी, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो ममलूक फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकती थी। मंगोलों ने जब ममलूक दस्ते को आगे बढ़ते देखा तो बगैर किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया। उनके घोड़े बिजली की तरह दौड़ रहे थे और तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। ममलूकों का अगला दस्ता पीछे हटने लगा और मंगोलों को लगा कि दुश्मन टूट चुका है। यही वो लम्हा था जिसका इंतजार किया जा रहा था। मंगोल फौज पूरी रफ्तार से वादी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस चुके हैं। पहाड़ों के पीछे छुपी ममलूक फौज अपने वक्त का इंतजार कर रही थी। फैसला की घड़ी करीब आ रही थी, वो घड़ी जो तारीख का रुख मोड़ने वाली थी। जब मंगोल फौज पूरी रफ्तार से वादी ऐन जालूत के अंदर दाखिल हो गई तो जमीन घोड़ों के सुमों से कांपने लगी। फौजा तीरों की फीटियों से भर गई और हर समत गिर्दो गुबार छा गया। मंगोल सिपाही अपने मामूल के अंदाज में बिजली की तरह हमला आवर थे और उन्हें भी यकीन था कि दुश्मन चंद लम्हों में टूट जाएगा। ममलूकों का अगला दस्ता जानबूझकर पीछे हट रहा था और मंगोल इस पसपाई को फतह की अलामत समझकर मजीद अंदर बढ़ते चले गए। इसी लम्हे बेबरस ने इशारा दिया और वादी के अतराफ में छिपी हुई ममलूक फौज हरकत में आ गई। पहाड़ों और घाटियों से यकायक नारे बुलंद हुए और घड़सवार चारों तरफ से मंगोलों पर टूट पड़े। मंगोल फौज जो खुले मैदान में लड़ने की आदी थी, अचानक खुद को एक तंग वादी में घिरा हुआ महसूस करने लगी। उनकी रफ्तार सुस्त पड़ने लगी और सफ़ें टूटने लगी, मगर फिर भी वो पूरी शिद्दत से लड़ रहे थे। लड़ाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। तलवारें टकरा रही थीं, नेज़े टूट रहे थे और हर सिपाही अपनी जान की बाजी लगाए हुए था। कुछ लम्हों के लिए ऐसा महसूस होने लगा कि शायद मंगोल फिर भी संभल जाएंगे। उनके हमले इतने शदीद थे कि ममलूक फौज के बाज़ हिस्से दबाव में आ गए। उस नाजुक लम्हे में जंग का पांसा किसी भी तरफ पलट सकता था। उसी वक्त सुल्तान कज़ ने वो मंजर देखा जिसने उसे फैसला किन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना खुद उतारा।
घोड़े को एड़ लगाई और मैदान जंग में आगे बढ़ाया। गिरदो गुबार, खून और शोर के दरमियान उसकी आवाज बुलंद हुई, एक ऐसी आवाज जो सदियों तक गूंजती रही। उसने पूरी कुव्वत से नारा लगाया, वो इस्लामा। ये नारा सिर्फ अल्फाज नहीं था, ये एक सदा थी जो हर ममलूक के दिल में आग बनकर उतर गई। सुल्तान को मैदान में देखकर ममलूक सिपाहियों में नई जान पड़ गई। खौफ गायब हो गया और उसकी जगह जुनून ने ले ली। सिपाही जानते थे कि उनका सुल्तान खुद उनके साथ लड़ रहा है और अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं था। वो टूट पड़े उस शिद्दत से कि मंगोल सफों में अफरातफरी मच गई। पहली बार मंगोलों ने अपनी आंखों के सामने दुश्मन को इस तरह डटकर हमला करते देखा। उसी दौरान मंगोल कमांडर कतबगा भी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। वो बहादुर था और पीछे हटने को जिल्लत समझता था, मगर ममलूकों के मुसलसल हमलों ने उसकी फौज को तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार कतबगा घेरे में आ गया। एक मुख्तसर मगर शदीद मुकाबले के बाद वो मारा गया। जैसे ही मंगोल फौज को अपने सरदार की मौत की खबर मिली, उनके हौसले टूटने लगे। ये वो लम्हा था जिसने जंग का फैसला कर दिया। मंगोल फौज जो हमेशा दुश्मन को भगाते हुए फतह हासिल करती थी, अब खुद पीछे हटने लगी। ममलूकों ने उस मौके को हाथ से जाने न दिया और भरपूर ताक़ब शुरू कर दिया। वादी एन जालूत में मंगोलों की नाकाबिल शिकस्त होने की कहानी खत्म हो चुकी थी। जब सूरज ढलने लगा तो मैदान जंग खामोश होने लगा। लाशें जमीन पर बिखरी थीं और गिरदो गुबार आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहा था। ममलूक सिपाही जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, बल्कि तारीख का धारा मोड़ दिया है। पहली बार मंगोलों को खुली शिकस्त का सामना करना पड़ा था और ये शिकस्त पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम थी। ये जंग सिर्फ तलवारों और नेज़ों की नहीं थी, ये हौसले, ईमान और हिकमत अमली की जंग थी। एन जालूत में साबित हो गया कि ताकत के सामने अक्ल और इज़्म खड़े हो जाएं तो तारीख बदल सकती है। इस्लाम का वो आखिरी किला जिस पर अंधेरा छाने वाला था, उस दिन रोशनी में नहा गया। जहां से ये लश्कर गुजरता, वहां सिर्फ जली हुई जमीन, तबाहशुदा शहर और खामोश कब्रें बाकी रह जातीं।